आपने चींटी और हाथी की लड़ाई वाली कहानी तो जरूर सुनी होगी, जिसमें चींटी हाथी को एक सबक देती है कि बड़े होने से कुछ नहीं होता, बल्कि बड़ों जैसा व्यवहार भी करना होता है। विश्व इतिहास में एक ऐसी ही घटना होती है जब विश्व का एक सबसे शक्तिशाली देश एक कम विकसित या यूं कहें कि गरीब देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करते हुए उन पर हमला करता है और बदले में वह छोटा सा देश अपनी रक्षा करते हुए उस बड़े देश के गले की हड्डी बन जाता है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं हर्षित और आज फिर से लेके आया हूं विश्व इतिहास से संबंधित एक महत्वपूर्ण घटना। हाथी और चींटी वाली कहानी में ये छोटा सा देश है वियतनाम और वो शक्तिशाली देश है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यह घटना जानने के बाद आपको भी ये चींटी हाथी वाली मोरल स्टोरी रिलेवेंट लगने लगेगी। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ घटनाक्रम रहा। वियतनाम युद्ध छोटे छोटे कई कॉन्फ्लिक्ट्स के रूप में लगभग 20 सालों तक चलता रहा। यह युद्ध नवंबर 1955 में शुरू होता है और दक्षिणी वियतनाम को अप्रैल 1975 में जीत लिए जाने के बाद खत्म होता है। वियतनाम युद्ध को इंडो चाइना वार और कोल्ड वॉर के एक भाग के रूप में भी देखा जाता है। कोल्ड वॉर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और अर्स्टवाइल यूएसएसआर के बीच एक आइडियोलॉजिकल डिसएग्रीमेंट का नतीजा था, जो 1991 में सोवियत यूनियन के टूटने तक चलता रहा और इंडो चाइना वार की संज्ञा लगभग सेम टाइम पीरियड में यानी कि 1945 से 1991 के बीच साउथ ईस्ट एशिया में कम्युनिस्ट और एंटी कम्युनिस्ट फोर्सेस के बीच एक सीरीज ऑफ वॉर को दिया जाता है। आगे बढ़ने से पहले हम ज्योग्राफी से शुरू करेंगे और ये रहा वर्ल्ड मैप जिसमें आप वियतनाम की लोकेशन देख सकते हैं। पहले वियतनाम, लाओस और कंबोडिया इन तीनों देशों को मिलाकर के इंडो चाइना के रूप में जाना जाता था। हालांकि यहाँ पर फ्रांस का कब्जा था, इसलिए इसे फ्रेंच इंडो चाइना के रूप में भी जाना जाता था। वियतनाम एशिया महाद्वीप के दक्षिणी पूर्वी भाग यानी कि साउथ ईस्ट एशिया में सिचुएटेड है। हालांकि वियतनाम का इतिहास सदियों पुराना है, जिसकी झलकियां आपको भारतीय इतिहास में भी सांस्कृतिक संबंधों के रूप में देखने को मिल जाएंगी। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अभी भी वियतनाम में 15% आबादी बुद्धिज्म प्रीच करती है यानी कि फॉलो करती है। 1500 ईस्वी के दौरान पुर्तगालियों ने वियतनाम के तट को ढूंढ निकाला और फिर साम्राज्यवादी विचारधारा के कारण लोकल एथनिक लोगों से पुर्तगालियों का संघर्ष शुरू हो गया। हालांकि पुर्तगाल ने कोशिश तो जरूर की पर सफलता नहीं मिली। इसके बाद डचों, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के द्वारा वियतनाम को कॉलोनी बनाने के लिए प्रयास किया गया। अंत में 1859 से 1885 के बीच हुए कई युद्धों के परिणाम स्वरूप फ्रांस वियतनाम की सोवर्निटी को इरोड करने में सफल हो जाता है। हालांकि इसमें फ्रांस को स्पेन की भी मदद मिली थी। हालांकि इसके विरोध में गोरिल्ला वारफेयर वियतनामी लोगों के द्वारा किया जाता रहा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक फ्रांस ने कमोबेश वियतनाम पर नियंत्रण बनाए रखा। 1940 में जापान ने वियतनाम पर इन्वेड किया और वियतनाम के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करना शुरू किया। अब यहाँ जापान और फ्रांस अपने वर्ल्ड वॉर के हितों की पूर्ति के लिए वियतनामी लोगों का शोषण करते रहे, जिसके परिणाम स्वरूप 1945 में वियतनाम में अकाल यानी कि फेमाइन आ जाता है और लगभग 20 लाख से ज्यादा लोग अपनी जान गंवाते हैं। इसी दौरान 1941 में कम्युनिस्ट विचारधारा पर आधारित एक नेशनल लिबरेशन मूवमेंट खड़ा हो जाता है, जिसको वियत मिन के नाम से एक कोएलिशन बना करके हो ची मिन के द्वारा लीड किया जाता है। ये नाम ध्यान में रखिएगा, आज हो ची मिन के नाम पर वियतनाम के एक बड़े शहर का नाम रखा गया। हो ची मिन वियतनाम के एक कद्दावर नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति पर विजेता एलाइड पावर, जिसमें यूएसए, ब्रिटेन, सोवियत यूनियन और चाइना शामिल थे, इंडो चाइना को दो भागों में बांट देने पर सहमति जताते हैं। हालांकि इसका चाइना ने कुछ विरोध तो किया, इसके अलावा कोई विरोध नहीं देखने को मिलता है। वैसे इसके पीछे तर्क ये था कि जापान की हार के बाद चाइना के चियांग काई शेक जापानी फोर्सेस का सरेंडर नॉर्थ में करा लेंगे और ब्रिटेन के लुइस माउंटबेटन साउथ में। ये वही माउंटबेटन है जो भारत के आखिरी गवर्नर थे। एलाइड पावर ऐसा मानती थी कि इंडो चाइना फ्रांस से बिलोंग करता है। हालांकि फ्रांस अब पहले की स्थिति में नहीं था कि वो होल्ड बनाकर रख सके, मगर उन्हें यूएसए से हेल्प मिलने लगी क्योंकि यूनाइटेड स्टेट चाहता था कि वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को काउंटर करे, उसे फैलने ना दे। शुरुआत में हो ची मिन ने एक मॉडरेट स्टांस लेते हुए फ्रांस को वियतनाम से निकल जाने को कहा, लेकिन फ्रांस ने फ्रेंच फॉर ईस्ट एक्सपेडिशनरी कॉर्प्स को भेजा ताकि वो कॉलोनियल रूल्स को फिर से एस्टेब्लिश कर सके। नतीजन फर्स्ट इंडो चाइना वार होता है और ये 1946 से 1954 तक चलता है। फिर जेनेवा में कॉन्फ्रेंस हुआ और कुछ फैसले लिए गए। जेनेवा कॉन्फ्रेंस में ये तय हुआ कि फ्रांस को इंडो चाइना छोड़ना होगा। लाओस और कंबोडिया को इंडिपेंडेंट कर दिया गया और उन्हें वियतनाम से अलग कर दिया गया। इसके अलावा वियतनाम को दो भागों नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम में बांट दिया गया। नॉर्थ वियतनाम में वियत मिन, जिसे सोवियत यूनियन और चाइना का समर्थन था, उनकी सरकार बनती है।
वहीं साउथ वियतनाम में यूनाइटेड स्टेट, फ्रांस, लाओस और चियांग काई शेक के नेतृत्व वाली रिपब्लिक ऑफ चाइना के समर्थन वाली सरकार बनती है। वैसे ये ताइवान ही है, चियांग काई शेक के नेतृत्व में जो रिपब्लिक ऑफ चाइना था। इसे हम विश्व इतिहास में जब चाइना वाला पार्ट कंप्लीट करेंगे तब समझेंगे। जिनेवा कॉन्फ्रेंस के हिसाब से 17th पैरेलल नॉर्थ पर हुआ ये बंटवारा अस्थायी था। इलेक्शन के बाद रीयूनाइट करने की बात थी, बट ऐसा हुआ नहीं। 300 दिनों का टाइम दिया गया लोगों को ताकि लोग इधर से उधर जा सकें। ऐसा ही कुछ आप भारत और पाकिस्तान के विभाजन में भी देखेंगे। नॉर्थ वियतनाम कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करता था और जैसा हर देश में हुआ, यहाँ भी भूमि सुधार को लागू किया गया, मगर यह एक राजनीतिक दमन का कारण बन गया और कई लोगों की हत्या हुई। इस दौरान लगभग 50,000 हत्याओं का आंकड़ा ज्यादातर लोगों ने सच माना। इस दौरान 450 साउथ वियतनामी ऑफिशियल्स को भी मार दिया गया। वियतनाम युद्ध अलग हुए लाओस और कंबोडिया को भी चपेट में लेता है। वियतमिन के डायरेक्शन में काम करते हुए साउथ वियतनाम में एक आर्म रिबेलियन फ्रंट गोरिल्ला वार शुरू कर देता है। इस फ्रंट का नाम था वियतकॉन्ग। नॉर्थ वियतनाम की कन्वेंशनल आर्मी, जिसे नॉर्थ वियतनामी आर्मी कहते हैं, वो साउथ वियतनाम और अन्य एंटी कम्युनिस्ट फोर्सेस से युद्धरत रहती थी। नॉर्थ वियतनामी आर्मी ने 1958 में लाओस को इन्वेड किया और एक लॉजिस्टिकल नेटवर्क तैयार करने की कोशिश की और उसे सफलतापूर्वक कर भी लिया, ताकि साउथ वियतनाम में गोरिल्ला वॉरफेयर कर रही वियतकॉन्ग को सपोर्ट किया जा सके, रेनफोर्समेंट भेजा जा सके। यानी कि मैन पावर, मटेरियल, आर्म्स एंड एम्यूनिशन को साउथ वियतनाम में भेजना था। नॉर्थ वियतनाम ने 1963 तक साउथ वियतनाम में लड़ने के लिए लगभग 40,000 गोरिल्ला वॉरफेयर करने वाले सैनिकों को भेजा। पहले 1959 तक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के केवल कुछ मिलिट्री एडवाइजर साउथ वियतनाम में काम कर रहे थे, मगर यूनाइटेड स्टेट के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी के कार्यकाल में यूनाइटेड स्टेट के मिलिट्री एडवाइजर्स की डिप्लॉयमेंट को बढ़ा करके 1964 तक 23,000 तक कर दिया गया। अब वियतनाम में यूएसए की प्रेजेंस ज्यादा दिखाई देने लगी। अपने पिछले वीडियो जो कि क्यूबा मिसाइल क्राइसिस पर था, मैंने बे ऑफ पिग इन्वेजन के बारे में बताया था, जिसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को क्यूबा में मुंह की खानी पड़ी थी। अगर नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके जरूर देखें। जॉन एफ कैनेडी पहले तो बर्लिन वॉर क्राइसिस, बे ऑफ पिग इन्वेजन और लाओस में प्रो वेस्टर्न गवर्नमेंट, जो कि लाओस में ही कम्युनिस्ट मूवमेंट पैथेट लाओ को काउंटर करने में उनकी नीतियां असफल रही थी। लाओस का टेरेन ही ऐसा था कि यूनाइटेड स्टेट के सोल्जर्स के लिए यह असंभव था कि वो वहां जाकर के युद्ध कर पाए। इन सब से प्रेसिडेंट कैनेडी और यूनाइटेड स्टेट की जो क्रेडिबिलिटी थी वो दांव पर लग गई थी। इसलिए यूनाइटेड स्टेट ये चाहता था कि साउथ वियतनाम की जो डायम गवर्नमेंट है वो नॉर्थ वियतनाम के गोरिल्ला वार कर रहे लोगों को खत्म करके यूनाइटेड स्टेट के समर्थन में आगे बढ़े। इसलिए यूनाइटेड स्टेट अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ा देता है ताकि यूनाइटेड स्टेट की क्रेडिबिलिटी रिस्टोर की जा सके। हालांकि इस दौरान यूनाइटेड स्टेट अपने सोल्जर्स को फ्लड रिलीफ वर्कर्स के रूप में भेजता था। यूनाइटेड स्टेट ने साउथ वियतनाम के साथ मिलकर के स्ट्रेटेजिक हैमलेट प्रोग्राम चलाया, जिसमें फोर्टिफाइड विलेज में रूरल पॉपुलेशन को रीसेटल किया जाता था, मगर यह भी फेल रहा। वहीं नॉर्थ वियतनाम ने देश में यूनिवर्सल मिलिट्री कॉन्स्क्रिप्शन सभी एडल्ट मेल्स के लिए लागू कर दिया था, जिसका मतलब है देश का हर पुरुष मिलिट्री में अपनी सेवाएं जरूर देगा। अब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका डायरेक्टली अपनी सेनाएं नहीं भेज पा रहा था, हालांकि मिलिट्री एडवाइजर के रूप में यूएस मिलिट्री पर्सनल काम तो कर रहे थे। फिर भी अमेरिका को ये एक डर था कि अगर एक देश में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट बन जाएगी तो डोमिनो इफेक्ट के कारण साउथ ईस्ट एशिया में कई कम्युनिस्ट गवर्नमेंट स्टेब्लिश होने लगेगी। इसे डोमिनो इफेक्ट कहते हैं और इसी बात का डर था यूनाइटेड स्टेट की सरकार को। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वियतनाम में डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट के लिए एक फेक अटैक को जिम्मेदार बताता है, जिसे गल्फ ऑफ टोंकिन अटैक के नाम से जाना जाता है। वास्तव में ऐसा कोई भी अटैक नहीं हुआ था, पर आपने वो कहावत तो सुनी होगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस। आप इसे दादागिरी भी कह सकते हैं। ये घटना शुरू हो उससे पहले 22 नवंबर 1963 को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी को हार्वी ओसवाल्ड नाम के एक युवक के द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। बाद में उसने आरोप को स्वीकार नहीं किया। इस पर उसे गिरफ्तार किए जाने के बाद पुलिस की मौजूदगी में ही जैक रूबी नाम के व्यक्ति ने हार्वी ओसवाल्ड की हत्या कर दी। जैक रूबी एक नाइट क्लब का मालिक था और वो काफी दुखी था जॉन एफ कैनेडी की हत्या से। जैक रूबी को फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है, जहां उसने जेल में ही आत्महत्या कर ली। और आज दिन तक ये पता नहीं चल पाया है कि प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी की हत्या क्यों हुई थी। इसके बाद ढेरों कहानियां और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी का दौर चल पड़ा, जिसमें एक कहानी ये थी कि यूनाइटेड स्टेट का वियतनाम में जो इंटरफेरेंस था वो भी कहीं न कहीं जॉन एफ कैनेडी की हत्या का कारण था। हालांकि ये सब कॉन्स्पिरेसी थ्योरियां ही थी, जिसका कोई भी आधार नहीं है।
उस समय यूनाइटेड स्टेट के वाइस प्रेसिडेंट लिंडन बी जॉनसन, जो वियतनाम मामले में कभी इतने इन्वॉल्व नहीं हुआ करते थे, पर जॉन एफ कैनेडी की हत्या के बाद प्रेसिडेंट बनते हैं, बैटल अगेंस्ट कम्युनिज्म शुरू कर देते हैं। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का आरोप था कि 2 अगस्त 1964 को यूएसएस मैडॉक्स और 2 दिन बाद यूएसएस टर्नर जॉय, जो कि गल्फ ऑफ टोंकिन में इंटेलिजेंस मिशन पर थे, उन्हें नॉर्थ वियतनाम के आर्मी द्वारा अटैक किया गया। और इसको रिटेलिएट करने के लिए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वियतनाम में डायरेक्टली मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट शुरू करता है। हालांकि बाद में पता चलता है कि ये एक झूठी घटना थी जिसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने प्लान तरीके से पिक्चराइज किया था। वैसे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ऐसा इसलिए करता है क्योंकि वो अपने देश यानी यूएसए की जनता और अन्य देशों के सामने वियतनाम पर अपने अटैक को लेजिटिमाइज ठहराना चाहता था। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका नॉर्थ वियतनाम में ऑपरेशन रोलिंग थंडर शुरू करता है, जिसमें B-66 डिस्ट्रॉयर और F-105 थंडर चीफ ने नॉर्थ वियतनाम में बमों की बरसात कर दी। इसकी ग्रेविटी का अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि पूरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जितना बम गिराया गया था, उतना यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने नॉर्थ वियतनाम में गिराया। वियतनाम के लोग गुरिल्ला वारफेयर टैक्टिक का इस्तेमाल करते थे क्योंकि टेरेन ऐसा था। पहाड़ों और जंगलों के बीच यूएस आर्मी के लिए बड़ी चुनौती थी क्योंकि उन्होंने कभी भी ऐसे टेरेन में युद्ध नहीं किया था। ऐसे में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सैनिक ये समझ नहीं पाते थे कि हमला कहां से हो रहा है। वियतनामी लोगों ने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बमों से बचने के लिए अंडरग्राउंड टनल्स का एक बड़ा नेटवर्क तैयार कर दिया। वियतनामी गोरिल्ला लड़ाके इन टनल्स में से निकलते और अचानक हमला करके वापस टनल्स में चले जाते। यूएसए के सोल्जर्स बस देखते ही रह जाते। इस बात से गुस्से में आकर के यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका नेपाम नाम का एक केमिकल जेलिंग एजेंट का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, जो जंगलों में तो आग लगाता ही था, साथ ही साथ चपेट में आने वाले सिविलियंस भी अपनी जान गंवा देते थे। इस इमेज को देखिए, ये एक अवार्ड विनिंग इमेज है जिसमें इस 9 साल की बच्ची के पूरे कपड़े पूरी तरीके से जल गए हैं। इसकी पूरी बॉडी बर्न हो गई है नेपाम से। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सैनिकों के लिए एक समस्या यह भी थी कि कौन सिविलियन है और कौन वियतकॉन्ग के गोरिल्ला सैनिक। इनमें अंतर कर पाना काफी मुश्किल था क्योंकि वो बिल्कुल साधारण सिविलियन की तरह ही रहते थे। गल्फ ऑफ टोंकिन इंसिडेंट के बाद यूएसए अपने देश व अन्य देशों से लेजिटिमेसी तो प्राप्त कर लेता है, बट अब समय बदल रहा था। टेलीविजन मार्केट में पहुंच चुका था और अब लोग वॉर की फुटेज देख पाते थे। हालांकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय सिर्फ न्यूज़पेपर में ही खबरें मिलती थी कि किस तरीके से कहां अटैक हुआ, लेकिन अब टेलीविजन था तो लोग फुटेज भी देखते थे। वियतनाम वॉर का मोस्ट शॉकिंग वॉर क्राइम, जिसे माइलाई मसाकर के नाम से जाना जाता है, ये मास मर्डर यूएसए के सैनिकों ने साउथ वियतनाम के एक गांव में किया था, जहां लगभग 500 से ज्यादा रूरल सिविलियन अनआर्म्ड सिविलियंस को मौत के घाट उतार दिया गया था। 1954 के बाद से ही साउथ वियतनाम में नो डिन डायम, जो कि एक रोमन कैथोलिक थे और प्रो वेस्टर्न विचार रखते थे, धीरे धीरे ऑटोक्रेटिक होते गए। इलेक्शन के बाद वियतनाम को रीयूनाइट करना था, मगर डायम ने इलेक्शन ही नहीं होने दिए। पहले साउथ वियतनाम के हेड ऑफ स्टेट बाओ दाई हुआ करते थे और नो डिन डायम उनके प्राइम मिनिस्टर, लेकिन बाद में ये पावर स्ट्रगल में आ जाते हैं और डायम प्रेसिडेंट बनते हैं और जिनेवा कॉन्फ्रेंस के आधार पर वियतनाम के रीयूनाइट होने को रोक देते हैं। डायम बस खुद की ही सत्ता चाहते थे साउथ वियतनाम पर। डायम के कार्यकाल में नेपोटिज्म काफी बढ़ गया था। 1949 से 1955 तक जिस आर्मी ने फ्रांस के कॉलोनियल रूल के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, उसका नाम था वियतनामी नेशनल आर्मी, जिसे रीऑर्गेनाइज करके डायम ने 1955 में आर्मी ऑफ रिपब्लिक ऑफ वियतनाम यानी कि ARVN का नाम दे दिया था। ARVN को यूएसए के मिलिट्री एडवाइजरों से ट्रेनिंग, स्ट्रेटेजिक प्लान, आर्म एंड एम्युनिशन मिलते थे। ARVN ने एक मुख्य भूमिका निभाई थी स्ट्रेटेजिक हैमलेट प्रोग्राम के दौरान, जिसमें अमानवीय तरीके से जबरदस्ती लोगों को सेटल किया जाता था। इसके अलावा एंटी गवर्नमेंट रिलीजियस ग्रुप्स जैसे कि बुद्धिस्ट वगैरह के ऊपर अत्याचार भी किए थे। जब किसी देश की आर्मी कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली हो जाती है तो इसका नतीजा होता है कि एक मिलिट्री कू होती है। ऐसा ही डायम के साथ भी हुआ। 2 नवंबर 1963 को नो डिन डायम को ARVN के एक मिलिट्री कू के दौरान अरेस्ट कर लिया जाता है और उनकी हत्या कर दी जाती है। ये मिलिट्री कू जनरल डुओंग वॉन मिन के नेतृत्व में हुआ था और विश्व इतिहास के जानकार ये मानते हैं कि इस मिलिट्री कू के पीछे यूएसए की मौन सहमति थी। 30 जनवरी 1968 को साउथ वियतनाम में सुबह वियतकॉन्ग के लोगों ने टेट ऑफेंसिव के नाम से एक बड़ा मिलिट्री कैंपेन शुरू किया। यह एक सरप्राइज अटैक था। वियतकॉन्ग और नॉर्थ वियतनाम की आर्मी PAVN ने साउथ वियतनाम की गवर्नमेंट और आर्मी ARVN के कई एस्टेब्लिशमेंट पर एक साथ हमला कर दिया। यूनाइटेड स्टेट के सोल्जर भी प्रिपेयर्ड नहीं थे।
टेट ऑफेंसिव का सीधा सा उद्देश्य था कि साउथ वियतनाम में वहां की गवर्नमेंट को हटाकर यूनाइटेड स्टेट को देश के बाहर जाने पर मजबूर किया जा सके। लेकिन ये अटैक पूरी तरीके से सफल नहीं हो सका और साउथ वियतनाम की आर्मी ARVN ने टेट ऑफेंसिव के उद्देश्यों को पूरा नहीं होने दिया। मगर ये अटैक इतना बड़ा था कि US और ARVN के कई सोल्जर्स मारे गए। यूनाइटेड स्टेट की सेना का मोराल डाउन हो चुका था। उधर जब यूनाइटेड स्टेट के सोल्जर्स के कॉफिन अमेरिका में पहुंचते थे तो यूनाइटेड स्टेट की जनता में एंटी वॉर सेंटीमेंट उभरने लगे। टेलीविजन ने भी जागरूकता पहुंचाई और माई लाई मसाकर के बाद विरोध इतना बढ़ गया कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लिए दोनों ही फ्रंट पर युद्ध करने जैसा हो गया। यूनाइटेड स्टेट की जनता का सीधा सवाल था कि हम क्यों युद्ध लड़ रहे हैं, क्यों हमारे सोल्जर्स अपनी जान गंवा रहे हैं, जबकि USA का कोई भी दूर दूर तक लेना देना ही नहीं है। टेट ऑफेंसिव के बाद USA के लोग समझ गए कि उनकी गवर्नमेंट उनसे झूठ बोल रही है कि वॉर जल्द खत्म हो जाएगा। भले ही टेट ऑफेंसिव फेल हो गया हो, मगर यह बात तो साबित हो गई थी कि अगर वियतकांग इतना बड़ा अटैक कर सकता है तो अभी युद्ध खत्म होने वाला नहीं है। 1971 में पेंटागन, जो कि USA का एक डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है, वहां से कुछ कॉन्फिडेंशियल पेपर लीक होकर के न्यूयॉर्क टाइम के अखबार की सुर्खियां बन गए थे। इस दौरान 1968 में USA में इलेक्शन होना था, जिसमें रिचर्ड निक्सन एज अ रिपब्लिकन पार्टी कैंडिडेट भाग लेते हैं और चुनाव जीत करके लिंडन B जॉनसन को सत्ता से बाहर करते हैं। रिचर्ड निक्सन USA के 37वें राष्ट्रपति थे और उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान ये वादा किया था कि अगर वो प्रेसिडेंट बनते हैं तो USA को वियतनाम युद्ध से बाहर ले आएंगे। उनकी जीत के बाद इस पर काम होना शुरू होता है और 1969 से 1972 तक USA अपने मिलिट्री ट्रूप्स को फेज वाइज मैनर में युद्ध से बाहर ले आता है, जिसे वियतनामाइजेशन का टर्म दिया गया। इस दौरान नॉर्थ वियतनाम के कद्दावर नेता हो ची मिन की भी मृत्यु हो जाती है। लेकिन वियतनामाइजेशन के बाद 1973 में पेरिस पीस एकॉर्ड साइन होता है, जिससे वियतनाम वॉर का अंत हो जाता है। यहाँ USA व अन्य देशों की सेनाओं को पूरी तरह से वियतनाम छोड़ने के लिए 60 दिनों का समय दिया जाता है। वॉर प्रिजनर्स को एक्सचेंज किया जाता है और यह तय हुआ कि नॉर्थ वियतनाम और साउथ वियतनाम पीसफुल नेगोशिएशन करके रीयूनाइट हो जाएंगे। हालांकि 1975 में साउथ वियतनाम की कैपिटल साइगॉन पर नॉर्थ वियतनाम का कब्जा हो जाता है और वियतनाम रीयूनाइट हो जाता है और साइगॉन का नाम बदल करके बाद में हो ची मिन सिटी कर दिया जाता है। ऑफिशियली भले ये कहा जाता है कि USA वियतनाम वॉर से बाहर हो गया, पर वास्तविकता तो यह है कि USA ये युद्ध हार गया था नॉर्थ वियतनाम से, जिसे USSR का समर्थन था। नॉर्थ वियतनाम ने पूरे वियतनाम पर अधिकार कर लिया था। यूनाइटेड स्टेट के लगभग 60,000 सोल्जर मारे गए और ये बहुत बड़ी बात थी। आज दिन तक किसी भी युद्ध में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के इतने सोल्जर्स नहीं मारे गए हैं। अफगानिस्तान का ही एग्जाम्पल ले लें तो लगभग 20 सालों तक USA वहां युद्धरत रहा, फिर भी केवल 10,000 के आसपास सैनिक उसके मारे गए। वियतनाम आज भारत के एक मित्र देशों में गिना जाता है और ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां वियतनाम प्रगति कर रहा है। तो ये थी वियतनाम युद्ध की एक संक्षिप्त कहानी। संक्षिप्त इसलिए क्योंकि बहुत कुछ होता है एक युद्ध में, पर यहाँ मुख्य बातों को ही बताया गया है। और इस वीडियो लेक्चर का सोर्स हमेशा की तरह इंटरनेट पर उपलब्ध जानकारियां ही हैं, जिसे यहाँ कंपाइल किया गया है। और अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।